जय हिंद। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरी आवाज आ रही गुड सही से? मॉर्निंग सर। जी सर। चलिए, आज 11 मार्च है और आज हम लोग ई शिक्षा संवाद जूम क्लासेस और यूट्यूब में सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी या जितनी भी परीक्षाएं होती हैं एजुकेशन संबंधित, उससे संबंधित पूरे के पूरे मटेरियल यहाँ पर पढ़ने को हम लोग को मिलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट के यूनिट फर्स्ट हम लोग ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी भी लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन बी में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो एग्जिस्टिविज्म है। ठीक है, क्या है? अस्तित्ववाद है। ठीक, जिसको बोलते हैं हिंदी में अस्तित्ववाद। ठीक, अस्तित्ववाद को हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि अस्तित्ववाद में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अस्तित्ववाद को पढ़ने से पहले कल की डेट में जो आप लोगों ने पढ़ा था, क्लियर है सब कुछ? बताओ, देखते हैं कौन कितने लोगों जुड़े हैं। ठीक है, हाँ, सविता सिंह है, सोनाली है, सैलवी है। बताइए सोनाली, कल आपने क्लास ज्वाइन करी थी रात को? सर सुबह देखे। अच्छा, चलिए कोई नहीं। सुबह कंप्लीट किया सर। ठीक जी ठीक सर। ठीक, चलिए कोई नहीं। सविता जी आपको पूरा क्लियर है? सैलवी, आप दोनों लोग बताओ। जी सर। जी सर, क्लियर है सर। हाँ, कल का पूरा क्लियर है। कल हम लोगों ने मार्क्सवाद पढ़ा था, मार्क्सवाद का मेटाफिजिक्स पढ़ा था, इपेस्टोलॉजी पढ़ा था और जी सर। ऑक्सियोलॉजी पढ़ा था। इपेस्टोलॉजी में इन्होंने सोसाइटी के या समाज के कितने अंग बताए थे, पार्ट्स बताए थे, बताओ। 3 अंग बताए थे सर, वाद, प्रतिवाद और संवाद, जिसको हाँ हेगल ने बताया था। पहले वाद प्लस प्रतिवाद मिलके बनेगा संवाद, जिसको हम संश्लेषण कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं, जो सत्य भी जिसको कहा जाता है, हाँ, सत्य कहा जाता है, ट्रूथ। यानी एक नवीन ज्ञान बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सैलवी हमको बताएंगे कि जो ये नवीन ज्ञान है कि ये स्थायी रहता है कि अस्थायी रहता है, मतलब परिवर्तित होता है कि नहीं परिवर्तित होता है। सैलवी बताओ। जी सर। और जो ये आपका संश्लेषण है या संवाद है या जो आपका सत्य है, जिसको इन्होंने सिंथेसिस बताया है सविता जी ने, तो ये परिवर्तनशील है कि नहीं है? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सर बदलेगा। बदलेगा, बिल्कुल। इन्होंने ये कहा कि संवाद है जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष हमेशा बदलेगा। कब? जब वाद और प्रतिवाद ज्यादा बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इसके डीप में जाते होंगे और सच्चाइयां आपके सामने खुलकर मिलेंगी, तो यहाँ पर भी परिवर्तन परिवर्तन को माना है। ठीक है, इसमें यहाँ पर फिर और भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था, काफी ढेर सारी चीजें थी। तो अब हम लोग चलते हैं अस्तित्ववाद। तो अस्तित्ववाद को सबसे पहले, अस्तित्ववाद का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अस्तित्ववाद का अर्थ क्या होता है या इसकी हम सबसे पहले बोलेंगे फाउंडर कौन है। ठीक है, फाउंडर कौन है बताओ। सोरेन सोरेन किरगार्ड। सोरेन किरकेगार्ड सोरेन है। किरगार्ड। हाँ, सोरेन किरगार्ड। ठीक, सोरेन किरकेगार्ड है। जी सर। ठीक, सोरेन किरकेगार्ड है। ठीक है, ये होता है। फिर इसमें मुख्य रूप से अगर हम लोगों को कभी भी अस्तित्ववाद की बात आती है, अस्तित्व का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति हमेशा अपने अस्तित्व को ढूंढता रहता है कि मेरा अस्तित्व क्या है। चाहे घर हो, समाज हो, परिवार हो या राष्ट्र हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सब लोग अपने अस्तित्व की खोज में लगे रहते हैं। इसलिए इसको संकटकालीन दर्शन भी कहा जाता है और इसमें मुख्य रूप से सेल्फ की ही बात करा जाता है। ठीक है, सेल्फ की बात कही जाती है इसमें। इसमें गॉड को किसने मारने की बात करी है? बोला है गॉड इज डेड। सर निस्दे या कुछ थे, निस्दे, NI। गॉड इज डेड, मैंने ईश्वर को मार डाला। तो ये कोटेशन किसकी है? ये फिर या कोटेशन है कुछ था। नीत्शे की। हाँ। ठीक, अब इनके बताएंगे भी क्यों है नीत्शे की। ठीक है, इसमें इतनी बातें होती हैं। फिर इसमें कुल मिला के अगर हम देखना चाहें तो इसमें कुल मिला के आपको सब्जेक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी?
सब्जेक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है केवल एक, स्वयं जो कोई अपने आप को देखता है, सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिविटी में जब कोई सब्जेक्टिविटी की बात करता है, वस्तुनिष्ठ की बात करता है, जिसमें वस्तुनिष्ठ में सर वो केवल एक ही विकल्प सही होता है, सर वो तो तो इसलिए इसको ऑब्जेक्टिविटी होता है ना। ऑथेंटिसिटी भी बोलते हैं इसको। हाँ बोलिए। सर वो ऑब्जेक्टिविटी होता है। सब्जेक्टिविटी मतलब व्याख्यात्मक जब बहुत सारा, हाँ, अपने अपने व्यू रख देना। हाँ ठीक है, अपने आप में व्यू देना, जो तो इतनी चीजें बोली हैं। तो ये केवल के लिए आपको एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के दिया गया कि अस्तित्ववाद होता क्या है। ठीक है, ये कहानी यहाँ पर बनेगी, लेकिन अस्तित्ववाद के स्रोत अगर ढूंढने को हम लोग जाएंगे, ये अस्तित्ववाद मुख्य रूप से कहाँ मिलता है, तो कांट में, कांट को जो हम लोग पढ़ते हैं तो कांट में मिलता है। कांट के बाद फिर डेकार्ते को हम पढ़ते हैं, तो डेकार्ते ने क्या बोला था बताओ, बहुत फेमस कोटेशन। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। हाँ, आई एम, बोला कि आई थिंक देयर फॉर आई एम। क्या बोला है, आई थिंक, ठीक है, देयर फॉर आई एम। ठीक, देयर फॉर आई एम बोला इन्होंने। ठीक है, ये लाइन याद रखना है कि मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। ठीक है, ये लाइन इनकी याद रखिएगा, ये लाइन कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। केवल इनकी कहानी, डेकार्ते की कहानी यहीं तक मिलती है। फिर नीत्शे ने भी बोला कि गॉड इज इट। नीत्शे ने गॉड को क्यों बताया, क्योंकि जब वो पढ़ने जाते थे तो वो देखते थे सब लोग जो है आध्यात्मिकता, मतलब सब लोग गॉड को ही मानते हैं और कोई काम करना ही नहीं चाहते ज्यादा। जब कभी कोई उनको, मतलब उनको कोई मारने आता है या पीटने आते हैं, उन पर कोई अत्याचार करने आता है, तो ये कहते हैं कि आप, हम, मेरे ऊपर जो आप अत्याचार कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम मुझे दे रहे हो, इसका बदला गॉड लेगा। तो वही नीचे वहां परेशान हो गए। नीचे जब देखी सब जगह यही कंडीशन चल रही कि कोई अपने आप स्वयं की रक्षा नहीं कर रहा है, तब नीचे ने बोला कि मैंने गॉड को, देखो मैंने गॉड को मार डाला और मुझे कोई नहीं करने वाला, मतलब जब मैंने ही गॉड को मार डाला तो मुझे कौन सजा देगा। इसलिए सब लोगों को उसने जागृत करने के लिए बोला ये कोटेशन कि मैंने ईश्वर को मार डाला। क्यों बोला था, क्योंकि वहां देखा कि बहुत से लोग जो है एक दूसरे को, जो उच्च वर्ग था निम्न वर्ग वाले को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो वहां पर व्यक्ति जो है अपने आप को उससे बचा नहीं रहा है, बल्कि वो एक सहारे पर अड़ा हुआ है कि कोई आएगा, देव पुरुष आएगा और हमें बचाएगा। तो ऐसी कंडीशन में नीत्शे ने ये कोटेशन बोली थी आपकी। क्लियर पॉइंट, ये पॉइंट बताओ। मनोज जी, ये ऑथेंटिसिटी क्या? प्रामाणिकता की बात जो करता है, ऑथेंटिसिटी अच्छा की अच्छा, बात। सर ये क्या नाम था इनका, नित्यो, नित्रो, नीचे निश्चो। से ठीक, नीचे था। लेकिन अगर हम लोगों से पूछा जाए कि अस्तित्ववाद का वास्तविक रूप में, ना तो कांट के मिलता है, कांट में भी इन्होंने कांट का जब हम पढ़ते तो कांट में भी चीजें नहीं मिलती, देकार्ते में भी नहीं मिलती है। मुख्य रूप से अगर हमें मिलता है तो वो सोरेन किरकेगार्ड में मिलता है। ठीक है, सोरेन किरकेगार्ड। ठीक, सोरेन किरकेगार्ड से ही हमें हर चीजें मिलती है इन्होंने। ठीक है, सोरेन किरकेगार्ड से। अब बात ये हुई कि सोरेन किरकेगार्ड ने ऐसा क्या काम किया था जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की उत्पत्ति हुई या अस्तित्ववाद की उत्पत्ति हुई। तो याद रखिएगा, मार्क्सवाद में आपने हीगल को पढ़ा है। अभी हीगल के द्वारा समाज के 3 अंग बताए गए थे। कौन कौन से? थेसिस बताए गए थे, नंबर 2 एंटीथेसिस, और नंबर 3
सिंथेसिस। सिंथेसिस। ठीक, ये 3 चीजें बताए गए थे। तो सोरेन किरकेगार्ड ने कहा, इन तीनों को पढ़ा और हीगल की इन बातों का खंडन किया। ठीक है, इनको नकारा इन्होंने क्या करा, इन तीनों चीजों को नकारा। नकारने के बाद ही इसको नकारने के बाद ही इन्होंने जो है बताया कि नैतिक जितनी भी विश्व में, संसार में जितनी भी नैतिकता के आधार पे आप बोलते हो कि हाँ थेसिस है, आपको वाद है, फिर प्रतिवाद है, फिर संवाद बनेगा। इन्होंने कहा कि क्यों इन सब चीजों में आप मनुष्य को फंसा रहे हो, उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दो ना, उसको जो भी करना है उसको छोड़ दो, वो स्वयं अपने आप सीखेगा, करेगा, समझेगा चीजों को। तो वहीं पर ये निकल कर आई। तब सोरेन किरकेगार्ड का जो है ज्यादा फेमस हुए और इनको अस्तित्ववाद का फादर कहा गया। कुल मिला के कहा जाता है कि अस्तित्ववाद एक दार्शनिक प्रणाली है और इसमें धर्म, ठीक है, और इसमें धर्म वास्तव में नहीं जानने के लिए मानव कैसा होता है इसके बारे में बताया। इसमें कहा गया कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें रहना सभी भय और दर्द, आशाओं और निराशाओं और जीवन के आनंद का अनुभव करना है। मतलब कह रहा है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म as a philosophical system and religion does not really, does not really know what it is like to be human, to live in the world that we are living in, to experience of all the fears and pain, hopes and disappointments and joy of life। इतनी चीजें हैं। मतलब इन्होंने कहा कि अगर जीवन में आपको जीना है तो आपको दर्द भी मिलेगा, ठीक है, सुख भी मिलेगा। वही सर, एकाकी संघर्ष दुख और सारवार। अभी उसका क्रम बताएंगे। अभी इन्होंने केवल ये बताया कि लाइफ में आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। आपको सबसे पहले कोई नई चीज करने जाओगे तो आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, थोड़ा सा डर होगा, फिर उसके बाद लगेगा नहीं, हमें लगता है कि हम लोग के अंदर एक होप होती है, एक आशा होती है कि नहीं इसके आगे अगर हम करेंगे यस या नो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन यस की संभावना करने के लिए हम लोग ज्यादा प्रयास करते हैं कि वो चीजें सही हो, गलत ना हो, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद वो कहते हैं जब अगर आपने आशा और निराशा के भी लड़ाई करके आगे बढ़ गए तो आपको पीसफुली लाइफ मिलेगा, जीवन का आनंद मिलेगा, आप इंजॉय कर सकोगे। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर इन्होंने बढ़ाया। लेकिन अगर बात आती है कि अस्तित्व और वाद की, अस्तित्व का मतलब हुआ स्वयं, ठीक है, अस्तित्व का मतलब हुआ अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि हम समाज में हम भी एक प्राणी हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, तो वही है आपका अस्तित्ववाद। ठीक, तो इसमें ये चीजें पूरी की पूरी बताई गई है। अब इसमें कहा जाता है कि यह जो है मनुष्य में, ठीक है ना, कि मनुष्य जीवन में अपने स्वयं के अर्थ को परिभाषित करता है। It is the view that human define their own meaning in life and try to make rational decision। मतलब तर्क संगत निर्णय लेने के लिए प्रयास करता है। इसमें कौन? मनुष्य करता है रेशनल डिसीजन के लिए। किसमें? ठीक है, रेशनल डिसीजन के लिए। ठीक, रेशनल डिसीजन के लिए यहां पर व्यक्ति को तैयार करना है। तो कुल मिलाकर अगर इसकी डेफिनेशन में अगर दिखाया जाएगा तो रेशनल डिसीजन दिखाया जाएगा, ठीक है, करने के वो रेशनल कार्नल बताया था, ठीक है, कर्नेल बताया था। ये क्या था बताओ, किसी को याद है? इसको हिंदी में बुद्धि संगत तत्व कहते हैं। हाँ, बुद्धि संगत तत्व कहते हैं। बताओ क्या था? बुद्धि संगत तत्व किसके लिए बताया था? कौन बताया था इसको? बताओ जरा। हीगल ने ही बताया था। किसके अंतर्गत आता है ये? तो डायलेक्टिक सिस्टम के अंतर्गत बताया था ना? हाँ हाँ सर, डायलेक्टिक। हाँ, डायलेक्टिक के अंदर। हाँ, डायलेक्टिक सिस्टम के अंतर्गत इन्होंने बुद्धि संगत तत्व बताया था, रेशनल कर्नेल बताया था।
याद रखिए रेशनल कर्नल तत्व को एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं लिखा, जबकि डायलेक्ट्रिक मेटलिज्म की बात किसने करी थी, किसका नाम आएगा बताओ? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आएगा। मार्क्स हाँ, जब कभी डायलेक्ट्रिक मेटलिज्म की बात आएगी तो कार्ल मार्क्स का नाम आएगा, लेकिन डायलेक्ट्रिक सिस्टम की बात आएगी तो हीगल का नाम सिस्टम की आएगा। बात करी। तो ये जी चीज है। सर। तो यहाँ पे रेशनल डिसीजन की बात करी, अब यहाँ रेशनल कर्नेल की बुद्धि संगतता तो हीगल का नाम आएगा, जब कभी रेशनल डिसीजन की बात आएगी तो सोरेन किरकेगार्ड का नाम आ जाएगा आपको। क्लियर इतने पॉइंट? अब यहाँ पे इतनी चीजें हम लोग को क्लियर हुई, तो इन्होंने और भी चीजें बताई। इन्होंने बताया कि मानव जो होता है वह अस्तित्व के सवाल पर केंद्रित होता है, मतलब अपने अस्तित्व पर केंद्रित होता है, और यह महसूस कर रहा होता है कि वह कोई ईश्वर या ईश्वर के अन्य कोई पारलौकिक शक्ति तो नहीं है। मतलब हम अपने आप में सोचते क्या हमारे अंदर कोई दिव्य शक्ति है या नहीं है। कह रहा कि इट फोकसेस ऑन द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द फीलिंग दैट देयर इज नो गॉड और एनी अदर ट्रांसेंडेंट फोर्स। मतलब पारलौकिक शक्ति के बारे में वो सोचता है, दोनों की चीजों में। मतलब व्यक्ति क्या होता है कि एक उसके मन में हमेशा सवाल चलता रहता है कि आखिर हम हैं क्या, हम हैं क्या। इसी की खोज में पूरा का पूरा जीवन उसका निकल जाता है काम करते हुए। क्लियर है? किरकेगार्ड की लाइन लिख लीजिएगा, सोरेन किरकेगार्ड की सब लोग लाइन लिखिए। लिखिए, व्यक्ति की आंतरिकता ही यथार्थ सत्य है। लिखिए, व्यक्ति की आंतरिकता ही यथार्थ सत्य है, ये सोरेन किरकेगार्ड ने बोला है। मनोज जी, इसी के आधार पे कह सकते हैं ना, अस्तित्ववादी जो होते हैं वो इसी के आधार पर आत्मनिष्ठ और विषयगत मतलब तत्वों को मानते हैं। हाँ हाँ, इसी के आधार पे आप बता सकते हैं। इन्होंने अपनी लाइन में बोल तो दिया जी। ठीक, आपके पास मैंने तीन कोटेशन लिख दिया। ठीक, तीन कोटेशन कर दिया। अब यहाँ पर ये है, तो इन्होंने कुल मिला के चॉइस की बात करी थी। ठीक है, जब कभी चॉइस वर्ड आ जाएगा कि चॉइस की बात किसने करी है, तो चॉइस की बात आप बता सकते हो एग्जिस्टेंशियलिज्म में ही करी गई है आपकी। ठीक है, तो चॉइस की बात जब कभी भी बात करी जाएगी तो वहां पर आपको अस्तित्ववाद लगेगा। अब आपको 2-3 कोटेशन बता चुके। एक और आता है संपर्क संचार। इसमें आएगा संपर्क संचार की संकल्पना किसने करी? संपर्क संचार, ठीक। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में संपर्क संचार की संकल्पना जिसने करी थी उनका नाम था कार्ल यास्पर। ठीक है, कार्ल यास्पर है, कार्ल यास्पर। ठीक है, कार्ल यास्पर ने संपर्क संचार की बात होगी। संपर्क संचार में क्या आएगा? व्यक्ति आएगा, ठीक है, और जगत आएगा। ठीक, मतलब पर्सन और वर्ल्ड के दोनों के बीच जो चीजें होती हैं उसको उन्होंने संपर्क संचार बोला था, कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन बोला था ना। क्या बोला था? कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन बोला था उन्होंने। क्लियर? तो संपर्क संचार की बात अगर कभी भी आएगी तो इन्होंने किसने बोला है आपका? ये कार्ल यास्पर ने बोला है। ठीक है, इतने नाम हम लोग पढ़ने को मिल रहा है। तो कुल मिला के इसमें कह रहा है कि अब ऐसा लगता है कि अस्तित्ववाद शब्द फ्रांसीसी दार्शनिक गैब्रियल मार्सेल द्वारा गढ़ा गया है, जिसमें जयपाल सार्त्र द्वारा अपनाया गया। इसको मुख्य रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है। अस्तित्ववाद अगर हम देखें तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द कौन कौन से? एक बना है एक्स और दूसरा बना है, ठीक है, पहला एक्स बना, दूसरा सिस्टेम से बना है। ठीक,
सिस्टेन से बना है। अब एक्स और सिस्टेन का अर्थ क्या होता है? कुल मिला के अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें इसके अर्थ को बताया गया है। तो एक्स एक्स का मतलब क्या होगा बताओ? स्व। इसको आपने बोला है स्वा। स्वा का मतलब होता है, ठीक है, और सिस्टेन का मतलब क्या हो जाएगा? ये तो नहीं जानते। हाँ, अब एक्स और सिस्टेन का अर्थ हो जाएगा जो बाहर खड़ा है वह जो उभरता है। तो इससे पता चलता है कि इसमें अस्तित्ववाद दर्शन। कुल मिला के यहाँ पर एक्स और सिस्टेन का मतलब इन्होंने बोला है कि बाहर और ये खड़ा, ठीक, मतलब जो बाहर खड़ा होता है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, या उसके बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर इन्होंने यही बोला है। सर इसका मतलब होता है इसका जो बाहर खड़ा बता रहे, ये तो शाब्दिक मीनिंग है। इसका मतलब अर्थ के दृष्टि से इसका मीनिंग ये होता है कि बाह्य समाज में अपने अस्तित्व को जो खड़ा कर पाए वही। हाँ, तो इसमें यही बोला कि कोई व्यक्ति जो होता है वह देखता है कि हम समाज में कहां पर खड़े हैं, वह बाहर की ओर खड़ा, मतलब कहीं बाहर की ओर खड़े होने की बात कर रहा है कि व्यक्ति अपने आप में स्वयं में पहले एनालाइज करेगा, कहीं पर भी जाए। मान लो आपका एक ग्रुप है, फ्रेंड ग्रुप है, फ्रेंड ग्रुप में आप अपने कंडीशंस को देखते हैं कि हम लोग कहां पर हैं, तो उसमें देखा जाता है कि आपकी बात कितनी मानी जाएगी, कितनी मानी जाएगी, मतलब आप अपने ग्रुप के लिए कितने रिलायबल हो। उस रिलायबिलिटी को जब आप चेक करना चाहते हो तो आप कोई एक ना एक बात रखते हो, जब उस बात को अपने अंदर की निकाली और अपने आप को खड़ा करते हो ना कहीं पर। अब कोई नेता है, नेता भी अपने आप को खड़ा करते हैं सबके सामने कि भाई मैं अच्छा हूं, देखो मेरे अंदर जो अच्छाई है मैं आपको बता रहा हूं, आप जानो समझो उसको। जब हम लोग उसको जान समझ लेते हैं तब उसको हम लाकर सत्ता में खड़ा करते हैं ताकि वो समाज में अच्छे से अच्छा काम कर सके। तो कुल मिला के इसके अर्थ की कंडीशन अगर कोई पूछेगा अस्तित्ववाद क्या होता है, तो आप बताओगे अस्तित्ववाद में मनुष्य अपने अंदर के जितने भी गुण होते हैं उनको बाहर लाने का प्रयास करता है समाज में, ताकि लोग उसको अच्छे तरीके से जाने। क्लियर? ये चीजें, इतनी चीजें क्लियर है? बताओ सब लोग। सर वो गैब्रियल क्या नाम लिया था आपने, याद नहीं आ रहा। गैब्रियल मार्सेल। गैब्रियल मार्सेल। गैब्रियल। हाँ, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने जो है इसके अर्थ को बताया था, गैब्रियल मार्सेल ने। ठीक है, गैब्रियल मार्सेल ने इसके अर्थ को बताया था सबसे पहले। क्लियर है? बताओ, इतनी इतनी चीजें क्लियर है सबको? जी। बता रहे हैं। हाँ, गैब्रियल मार्सेल के लिए है, हाँ इसके अर्थ को ही बताया था बस। ठीक है, क्योंकि और हम देख रहे थे कि इसका और भी पॉइंट कुछ है क्या, तो गैब्रियल मार्सेल ने इसके अर्थ को बताया था, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में आते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग, अब इसमें दो भाग डिवाइडेशन होगा, एक जो गॉड को मानेंगे, दूसरा जो गॉड को नहीं मानेंगे। ठीक है, एक गॉड को मानने वाले होंगे और दूसरा गॉड को नहीं मानने वाले होंगे। ये गॉड को मानेंगे और ये गॉड को नहीं मानेंगे। तो गॉड को मानने वालों को ही आप ले लो और उसके अलावा जितने हैं बाकी उसमें डाल दो। तो सबसे पहले सोरेन किरकेगार्ड। सोरेन किरकेगार्ड किस में आएंगे बताओ? सोरेन किरकेगार्ड ईश्वर को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बताओ। सोरेन किरकेगार्ड मानेंगे ईश्वर को। हाँ, सोरेन किरकेगार्ड मानेंगे। सोरेन किरकेगार्ड मानेंगे, लेकिन फिर वही क्वेश्चन एक आता है कि जो है गॉड को कौन नहीं मानेगा। ठीक है, गॉड को कौन नहीं मानेगा, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? सर वो नित्य से आएंगे पहले। ज्यापाल सार्क रहेंगे सबसे पहले। ओके सर।
जयपाल सार्त्र रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर और आपने दूसरा नाम बताया था, नीत्शे ने बताया था आपने, बिल्कुल सही है, नीत्शे आ जाएंगे। ठीक है, जयपाल सार्त्र हो जाएंगे, नीत्शे हो जाएंगे। ठीक है, और किसका नाम आएगा बताओ? मार्टिन हिडेगर किसमें आएंगे आपके? मार्टिन हिडेगर की अगर हम बात करेंगे तो मार्टिन हिडेगर किसमें आएंगे? एक लिस्टिंग बताओ। मार्टिन हिडेगर भी आएंगे इसमें, और कार्ल जैस्पर भी आएंगे, पॉल टिलिच भी है सर, पॉल टिलिच भी क्या है, कहते हैं, और इसमें तो बहुत से नाम आएंगे इसमें ना, इसमें काफी नाम आएंगे, सर ये लेकिन लिस्ट इसमें हमें देखना पड़ेगा कौन किस में आता है। जैसे मार्टिन ब्यूबर, ये मार्टिन ब्यूबर आता है। सर क्वेश्चन बहुत आता है। मार्टिन ब्यूबर का नाम आता है, जो ईश्वरवादी है। ठीक है जी जी। और सर हिडेगर का किसमें आता है? अनिश्वरवादी में। मार्टिन हिडेगर का, हाँ, अनिश्वरवादी में। इस बार ही था क्या, कोई क्वेश्चन था? हाँ, मार्टिन हिडेगर का उसमें आता है आपका, अनिश्वरवादी में आता है आपका। ठीक है, कार्ल जैस्पर नीत्शे और अल्बर्ट कामू का नाम भी आता है, अल्बर्ट कामू का नाम भी आता है। हाँ, अल्बर्ट कामू। ठीक, अल्बर्ट कामू। इन 4 लोगों का नाम ज्यादा आता है जो गॉड को नहीं मानते, बाकी जितने बचेंगे वो सब ईश्वर को मानने वाले ही आएंगे। जैसे गैब्रियल मार्सेल का नाम आएगा, गैब्रियल मार्सेल का नाम आएगा। ठीक, तो गैब्रियल मार्सेल का नाम आएगा इसमें, और भी कार्ल जैस्पर्स का नाम आएगा, तो कार्ल जैस्पर का भी नाम इसमें आ जाएगा। ठीक, कार्ल जैस्पर का मतलब कुल मिला के इन 4 के अलावा जितने और लोग मिलेंगे सब जो है गॉड को मानने वाले मिलेंगे। तो हमको याद क्या करना है? याद यही रखना है, जयपाल सार्त्र, नीत्शे, अल्बर्ट कामू और मार्टिन हिडेगर, इन 4 लोगों को ही याद रखना है। बाकी और जितने आएंगे वो सब गॉड को मानने वाले आएंगे आपके। क्लियर है यहाँ पर ये पॉइंट? क्योंकि ये पॉइंट काफी पूछा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है सबको? बताओ, हमको याद जो रखना है ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। क्लियर? ये 4 लोगों के नाम याद रखने हैं हम लोगों को। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है सबको? अब देखिए, अब हम लोग सीधे सीधे अब किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे? अब जितनी भी बातें हम लोग करेंगे सोरेन किरकेगार्ड के अनुसार ही बात करेंगे। ठीक है, सोरेन किरकेगार्ड के अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करेंगे। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, इसको आधुनिक अस्तित्ववाद के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं, इनके फादर के रूप में जानते हैं। इनके अनुसार क्या है, इन्होंने बोला है कि सब्जेक्टिविटी एंड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी शुड बी प्राइड, ठीक है, प्राइड एज द क्राइटेरिया ऑफ truth and geniusness, reality in intense movement of existence, especially movement of painful decision। मतलब इन्होंने बोला है क्या, हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग हिंदी में कहते हैं कि विषय परकता और तीव्रता, ठीक है, तीव्रता को ये सत्य और वास्तविकता के मानदंड के रूप में मूल्यांकित किया जाना चाहिए, इन्होंने बोला है। इन्होंने किसको बोला है? सबसे पहले पॉइंट में सब्जेक्टिविटी को माना है। ठीक, सब्जेक्टिविटी को माना है। फिर इसके बाद क्या माना है? सब्जेक्टिव इंटेंसिटी,
ठीक है। इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता, और इसको सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या बताया इन्होंने, बताया विषय परकता। ठीक, इन दोनों चीजों को इन्होंने ज्यादा माना है, इन्होंने इन्हीं दोनों पर ज्यादा फोकस किया। क्या बोला कि इन दोनों के आधार को ही इन्होंने माना है, बोला कि सत्य और वास्तविकता के मानदंड के रूप में इनको मूल्यांकित किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अस्तित्व को गहराई से जानने के लिए विशेष रूप से इसमें कुछ ना कुछ चीजें आपको पेनफुली चीजें मिलेंगी, मतलब कुछ दर्दपूर्ण या कोई पेनफुली या कोई कष्टकारी आपको फैसले लेने पड़ेंगे। इसलिए इन्होंने इन दोनों को ज्यादा चीजों को माना है कि विषय परकता, विषय के आधार पे आपको फैसला लेना है और जल्दी से फैसला लेना है। जब ऐसी चीजें आप करोगे, आपको आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, तो उन क्षणों को इन्होंने ध्यान देने की बात करी। इन्होंने कहा कि इन क्षणों को गहरी चिंता की विशेषता और जीवन में ऐसी चीजें जब आए तो इन सब चीजों को बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें चूज करना चाहिए। जैसा कि हमको अभी प्रिया जी ने बताया था, एक स्टेप था, उस स्टेप में क्या था आप बता सकते हैं फिर से? सबसे पहले क्या बताया था? एकाकी बताया था। जी जी, एकाकी, फिर संघर्ष, फिर क्या संघर्ष करेंगे, फिर सुख दुख आएगा, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, ऐसा फिर यही जीवन का सार हो जाता है। फिर यही जीवन का सार हो जाता है। अब जैसे इन केस आप लोग हो या हम लोग हो, कोई भी हो, हम लोग थोड़ा सा परेशान, तो हम लोग को क्या करना है कि एक रूम में जाओ, आप लोग रूम में जाए, हम लोग रूम में जाने का रूम की लाइट ऑफ करते, लाइट ऑफ करने के बाद हम लोग बैठ जाए। बैठने के बाद सबसे पहले हम एकाकी का मतलब हुआ अकेला। सबसे पहले आप अकेले हो जाओ। जब आप अकेले हो जाओगे, रूम में बैठोगे, तो आपके मन में अनेक प्रकार के विचार आएंगे। आपके विचार आएंगे तो आपको संघर्ष होगा आपके मनों में। जब संघर्ष होगा, संघर्ष में आप देखोगे कि अभी मेरी लाइफ 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, ठीक है। हम बैठकर सोचते हैं कि इस 40 साल में हमें सुख मिला कि दुख मिला, सुख मिला तो कैसे मिला, दुख मिला तो कैसे मिला, यही उहापोह होगी। जब इसमें से हम डिसीजन ले लेंगे, डिसीजन लेने के बाद हमें वास्तविकता समझ में आएगी कि हमारी लाइफ में अगर दुख है तो किस वजह से है, क्यों है, और ये दुख कहां से आ रहा है। अगर सुख मिल रहा है तो हमें इसको कैसे कंटिन्यू वे में रखना है ताकि हमारी और चीजें गलत ना हो, कहीं पर कोई गलती हो रही है तो उसको ध्यान रखने का हमें ध्यान दें। तो कुल मिला के यही आपका एग्जिस्टेंसिज्म ही बताता है कि जब कभी आप पूरे दिन का काम करते हैं, काम करने के बाद बहुत से लोग अपनी डायरी लिखते हैं, बहुत से लोग लेटने के बाद पूरे दिन का काम याद करते हैं कि मैंने क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया, किसके साथ अच्छा व्यवहार किया, किससे के साथ बुरा व्यवहार किया। तो ये पूरे दिन की प्रक्रिया को आपको एक डायरी में लिखना चाहिए, या फिर आपको अपने आप रियलाइज करना चाहिए कि सबसे पहले आप अकेले जब बैठो, फिर क्या संघर्ष का मतलब आप सोचेंगे विचारेंगे, फिर आपको अच्छा बुरा के बारे में समझ में आएगा, फिर आपको कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या मेरे लिए बेहतर है क्या नहीं, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। क्लियर है? मनोज जी, इसके बारे में एक जगह और लिखा मिलता है कि मनुष्य जब समाज में निकलता है, जैसे हम है, अगर मेरी बहन सक्सेसफुल है तो उसका मतलब रिवॉर्ड हमें नहीं मिलेगा, समाज में इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। तो हम जब समाज में अपने अस्तित्व को सिद्ध करने निकलेंगे तो उस समय हम सिर्फ अकेले रहेंगे, और उस अकेलेपन में हम संघर्ष करेंगे, सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। जो रिजल्ट हमारा होगा वही हमारे अस्तित्व का सार होगा, उसी के हिसाब से हमें समाज में जाना जाएगा, पहचाना। बिल्कुल ऐसा भी है। बिल्कुल यही कंडीशन आपको कहानी जैसा इन्होंने बताया वैसे कि जब कभी कोई भी चीज आप करने जाओगे तो आगे पीछे कौन खड़ा ये नहीं, जिस समय जो सफल होता है उसको देखा जाता है, बाद में उसकी कहानियां पढ़ी जाती है कि उनके पीछे किसका हाथ था सफल होने का, लेकिन जो सामने है जो प्रत्यक्ष है उसी को ही सब लोग मानेंगे। यहाँ पर क्लियर है? यहाँ पर अब इन्होंने ऐसी बातें क्यों बोली, इन्होंने इसलिए बोला है, इन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के चरित्र। इन्होंने चरित्र के बारे में व्यक्ति को जागरूक करने के लिए, जो
समाज में जो पर्सन थे उन पर्सन को अच्छा वर्क करने के लिए इन सब चीजों को बताया। जब व्यक्ति को हम ऐसी चीजें बताते हैं तो वो काम हमेशा अच्छा करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी चीजों को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सके। इसीलिए उन्होंने फ्रीडम और चॉइस की बात करी। मतलब कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल टू चूज and the necessary of choice together with individuals awareness of circle character। ठीक है, क्रूशियल कैरेक्टर के बारे में, मतलब कि महत्वपूर्ण जो चरित्र बनेगा उसमें आपको सबसे पहले आपको स्वतंत्रता चाहिए और चुनने की स्वतंत्रता चाहिए। भाई अगर मेरे कैरेक्टर को आप जानना चाहते हो तो मुझे आप फ्रीडम दो ना कि मैं किस चीज को चुनना चाहता हूं, तब मैं आपको अच्छी चीजें बता सकता हूं कि देखो ये चीज। आप मार्केट में, आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं या मार्केट कहीं पे भी जाते हैं ना, अगर कोई कहता है कि नहीं इतनी लिमिट तक में ही आपको देखना है कि 10,000 5,000 14,000 इतनी लिमिट में ही देखना है, तब तो वहां पर आप बंध जाते हो। लेकिन आपको छोड़ दिया है कि आपको पैसे की कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, आप फ्री हो उसके लिए। पहले आप डिसाइड करो कि आपको क्या पसंद है। हो सकता है कि आपको कम वाली चीजें पसंद है। इतनी चीजें हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, इतनी चीजें हम लोग समझ में आ गई। क्लियर है पॉइंट सब लोग को? बताओ सर कल एक लाइन पढ़े थे, हाँ बोलिए। उसमें था कि अस्तित्ववाद तो सत्यम शिवम सुंदरम को घोर विरोधी है। तो वो ये कहता है कि अस्तित्ववाद के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम का मूल्य व्यक्ति की स्वयं की आंतरिक इच्छा शक्ति पर आधारित होता है, उसके स्व से निर्देशित होता है। और ये सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ हर व्यक्ति के लिए, इसका अर्थ और मूल्य भिन्न भिन्न होगा। तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने अस्तित्व की सिद्धि तब कर सकता है या उसकी सार्थकता तब हो सकती है जब वो सत्यम शिवम सुंदरम के अर्थ को अपने मूल्य और स्व से जोड़कर अपने अस्तित्व के विकास की दिशा में प्रयास करे। हाँ, तो इन्होंने एक अलग वे में ले जाने के लिए बोला कि सत्यम शिवम सुंदरम की अगर हम बात करते हैं तो वास्तविकता के आधार पर तो हमें आदर्शवाद एडिज्म में मिलता है, लेकिन सब लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखने का तरीका बताया। लेकिन एक बार फिर से बताओ मुझे, एक बार आपने जो बोला है वो फिर से बताए। अस्तित्व अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम का मूल्य व्यक्ति के स्वयं की आंतरिक इच्छा और शक्ति पर आधारित होता है और यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका अलग अर्थ और मूल्य होता है। व्यक्ति का जीवन तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक वह सत्यम शिवम सुंदरम के अर्थ और मूल्य को स्वयं के स्व से जोड़ नहीं लेता और अपने अस्तित्व की सिद्धि के लिए अपने मूल्य और स्व के प्रयास के साथ सत्यम शिवम सुंदरम के विकास के बारे में सोचे। ठीक ठीक, तो यहाँ पर ये केवल स्व के बारे में बोलता है, जबकि और जगह जैसे हम लोगों ने आदर्शवाद में पढ़ा है तो आदर्शवाद में अध्यापक के आचरण को वहां पर फॉलो करने के लिए बोला है, जबकि वहां पर फॉलो करके उसके जैसा ही बनने या उसके अनुरूप ही कार्य करने के लिए बोला है। तो इसलिए वहां पर सत्यम शिवम सुंदरम की परिभाषा अलग होती है, लेकिन अस्तित्ववाद में बिल्कुल सही बोल रहा है कि सेल्फ के बारे में ही ये बोलता है। सेल्फ के लिए इसमें कंक्लूजन इस पूरी लाइन का एक दिया था कि इस तरह से सभी प्रकार का ज्ञान आत्मनिष्ठ और विषयगत होता है, ये किसी फिक्स्ड मूल्य पर नहीं चल सकता। ये कहना उचित नहीं है। जैसे साइंस का नॉलेज ले लो, साइंस का नॉलेज जो होता है वो फिक्स्ड होगा। फिजिक्स में आप जो भी फॉर्मूला लगाओगे वो फिक्स्ड होगा। चंद्रमा से यहाँ से वहां जाने के लिए चंद्रमा पर अलग वेट आपका आएगा, यहाँ पर अलग वेट है, तो वो फिक्स है। ठीक है, तो कुछ चीजें फिक्स होती है, कुछ चीजें फिक्स नहीं होती है। तो ये उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू है। ये कुछ चीजें नहीं कह सकते हम लोग कि एकदम फिक्स नहीं होगा, कि सेल्फ से ही आप सेल्फ से केवल ऐसी चीजें आप फिक्स कर सकते हो जो आप रियलाइज कर सको, जो आप फील कर सको। फील करने वाली चीजों को ही आप जो है अनफिक्सेबल बता सकते हो, परिवर्तनशील बता सकते हो, चेंजेबल बता सकते हो। ये तो अस्तित्ववादी मानते हैं, हम लोग नहीं मानते। अस्तित्ववादी ऐसा मान रहे हैं। ये अस्तित्ववादियों का कहना है कि सेल्फ के बारे में और इंडिविजुअल के बारे में वो ज्यादा बात करते हैं कि इंडिविजुअल चीजें मतलब इनका कंक्लूजन यही है कि इंडिविजुअल है, सब्जेक्टिव है और सेल्फ को भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पर की पॉइंट्स हम लोग देखेंगे।
ठीक है। की पॉइंट्स इसमें क्या क्या बन सकते हैं अभी हम लोग के, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके की पॉइंट्स पकड़ेंगे, सबसे पहले ह्यूमन फ्री विल बोलेंगे, मतलब मानव स्वतंत्र इच्छा के बारे में बोलेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे, ह्यूमन फ्री विल, ह्यूमन फ्री विल मतलब कि मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी जानी चाहिए कि सब चीजों को चुनने के लिए। ठीक है। फिर कह रहा है कि ह्यूमन नेचर इज चूजन थ्रॉट लाइफ चॉइस, मतलब मानव स्वभाव जो होता है वह जीवन विकल्पों के माध्यम से चुना जाता है। जो मानव का जो स्वभाव होता है वह अपने स्वयं के विकल्प से चुनाता है ना, कि हम अच्छा काम करेंगे कि हम बुरा काम करेंगे। ये कोई उसको सिखाता नहीं है, कोई उसको समझाता नहीं, वो सेल्फ से ये चीजें अपने अंदर बना लेता है। ठीक है। तो ह्यूमन नेचर इज चूजन थ्रू लाइफ चॉइस, तो कुल मिला के लाइफ चॉइस की अगर हम बात करेंगे तो लाइफ चॉइस इसी में आएगा। लाइफ इसको सर जोड़ सक जैसे मतलब हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, इसको जैसे आजकल पाठ्यक्रम से जोड़ सकते हैं ना, जैसे हम लोग ह्यूमैनिटीज से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग साइंस से पढ़ के अपने अस्तित्व की सिद्धि कर रहे हैं, ये जॉब ओरिएंट होके, कोई सब अपने अपने चुनाव के अनुसार ही सिद्ध करते हैं। बिल्कुल अपने अपने चुनाव के अनुसार। जब कभी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको, अब यही क्वेश्चन आ जाएगा जैसा कि आपने बोला कि आप वर्तमान समय में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर हम किस दर्शन को, जो सीबीसीएस देखना, चॉइस बेस्ड हम लोग देखते हैं, चॉइस बेस्ड। हाँ चॉइस तो बेस्ड क्रेडिट ठीक, तो अगर इसको फिलोसफी से अगर जोड़ देंगे तो किस फिलोसफी के अंतर्गत आएगा, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि चॉइस की बात कर रहा है, तो चॉइस हमेशा एग्जिस्टेंशियलिज्म या अस्तित्ववाद में ही आता है। तो आप उसको अब घुमाने वाला टीचर जो होगा, जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा आपके जैसा या हमारे जैसा, तो वो ऐसे घुमाकर दे सकता है ना कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे पाएगा जल्दी, जब तक उसके माइंड में फिट ना हो। जहां पर सेल्फ इंडिविजुअल चॉइस की बात आएगी तो वो अस्तित्ववाद हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लिख लो अपनी कॉपी पेन में कि सर, विकल्पों के एलपीई माध्यम से 2020 में, अस्तित्व की सिद्धि। हाँ जी, विकल्पों के माध्यम से अस्तित्व की सिद्धि क्वेश्चन आया भी हुआ है। हाँ ये आपका इसमें आता है अस्तित्ववाद में। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन ऐसे आप पॉइंट बना सकते हो अपने पास ना, बना लीजिएगा ये। फिर इसमें कहता है कि जो भी निर्णय, जो भी डिसीजन लेना है, कह रहा है कि डिसीजन आर नॉट विथआउट स्ट्रेस एंड कॉन्शियसनेस। इन्होंने बोला है कि जो भी निर्णय लेना है वह तनाव और परिणामों के बिना नहीं लेना है। अब चॉइस भी करना है तो चॉइस करने से पहले आपको ये रियलाइज करना होगा कि इसका फ्यूचर है कि नहीं है, दोनों के बारे में डिसीजन लेकर ही आपको करना होगा। इसीलिए तो बोल रहा है कि डिसीजन आर नॉट विथआउट स्ट्रेस एंड कॉन्शियसनेस। निर्णय जो भी लेना है तनाव और परिणामों के बिना नहीं लेने हैं आपको। फिर उन्होंने बोला है कि ऐसी चीजें जो तर्क संगत नहीं है उसको नहीं स्वीकार करना है। कह रहे कि देयर आर थिंग्स दैट आर नॉट रेशनल। क्लियर, ये बोल रहा है। ठीक है, लिखते भी जाए क्या, ठीक। यस सर। हाँ तो इससे इसमें पॉइंट क्लियर रहे। हाँ तो इसमें सबसे पहले डिसीजन बोला है। ठीक, डिसीजन कैसे लेना है, डिसीजन इन्होंने बोला है कि विथआउट स्ट्रेस एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब बिना उसके नहीं लेना है, तो कुल मिला के विथ कर मतलब देंगे। उसके साथ लेना। हाँ उसके साथ है डिसीजन विथ स्ट्रेस हाँ एंड विथ स्ट्रेस। विथ स्ट्रेस एंड कॉन्शियसनेस। मतलब चेतनता से युक्त होकर डिसीजन लेना है ना। ठीक है, डिसीजन लेना है विद स्ट्रेस एंड कॉन्शियसनेस, सोच विचार कर के ही लेना है। फिर उन्होंने बोला है कि तर्क संगत चीजें जो नहीं है उसको नहीं मानना है। ठीक है, फिर इसमें बोला है कि मतलब अतार्किक हाँ नहीं मानते। इसमें कुल मिला के नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट दी है। किसकी बोली, पर्सनल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस ही दी है।
फिर इन्होंने सोसाइटी सोसाइटी को वो क्या बोला, इन्होंने बोला कि सोसाइटी इज अननेचुरल। ठीक है, क्या बोला, सोसाइटी, याद रखे ये लाइन जरूर है, सोसाइटी इज, ठीक है, सोसाइटी इज अननेचुरल। अननेचुरल कि सोसाइटी की इन्होंने अननेचुरल बोला है यहाँ पर। समाज अस्वाभाविक है। हाँ, समाज अप्राकृतिक है और इसके पारंपरिक धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष नियम मनमानी है। मतलब कि इसमें जो धर्म और अधर्म की जो बातें कही गई हैं, ये दोनों ही जो है बिना तर्कों के आधार पर बनाई गई, जो कि एक तरीके से नहीं है। कुल मिला के ये लाइन याद रखना। पॉइंट इसमें बन पा रहा है, एक पॉइंट बन पा रहा है, अगर के समाज को सर्वाधिक मान्यता तो आपको प्रैग्मेटिज्म जाता है, समाज को अस्वाभाविक मान लेना, उसके मान्यता को नकार देना अस्तित्ववाद में। कैसे कैसे क्या बताया आपने? जैसे सोसाइटी को मानने की बात आती है सबसे ज्यादा, तो वो प्रैग्मेटिज्म में आता है। अब सोसाइटी को बहुत वैल्यू, लेकिन इसमें समाज को एकदम डायरेक्ट उल्टा ही कह दिया, अननेचुरल, तो ये आपका अस्तित्ववाद में आता है। लेकिन सिद्धि करेंगे सोसाइटी में अपने अस्तित्व की। तो सोसाइटी इज अननेचुरल की बात ये करते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि वर्ल्डली डिजायर इज फ्यूचर। ठीक है, इन्होंने सांसारिक कामना व्यर्थ है। इन्होंने बोला कि सांसारिक सुख के लिए इन्होंने हमेशा इसको रिजेक्ट किया है। कुल मिला के इन्होंने वर्ल्डली डिजायर है क्या था? अच्छा, लिख दिया वाला पॉइंट। जी जी हाँ, लिख दे रहे। वर्ल्डली, हाँ, वर्ल्डली डिजायर, वर्ल्डली डिजायर इज, ठीक है, फर्टिलाइज ना, फर्टिलाइज, सांसारिक कामना व्यर्थ है। इसका मतलब है सांसारिक कामना व्यर्थ है। सांसारिक कामना व्यर्थ है। ठीक है, सांसारिक कामना व्यर्थ है। इतनी चीजें ये बताते हैं यहाँ पर। जी ठीक है, अब आप लोग को स्कूल भी जाना होगा ना? जी जी सर, 9 बजे का है स्कूल, अब आराम से पढ़ाइए सर अभी। चलिए, 9 बजे का हो गया है। हाँ, अप्रैल से हो जाएगा 8 बजे का, तब दिक्कत होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। 1 घंटे का टाइम है अभी पढ़ने का। चलिए, तो ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें हैं। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जब हम लोग शाम को मिलेंगे, तो शाम को हम लोग इसके तीनों एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और ऑक्सियोलॉजी पे डिस्कस हम लोग कर लेंगे उसमें। तो शाम को ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे क्वेश्चन पेपर भी हम इसके साथ में लगा लें। ठीक है। हाँ सर, वो कोटेशन, सर कोटेशन के लिए कोई एक मतलब ले लीजिएगा क्लास। कोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तैयार कर रहे हैं। हाँ, कोटेशन, काफी कोटेशंस हो गई है, करते हैं उसमें। सर कोटेशन का लगता है आप एक यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए थे ना? डालने नहीं, अभी डालेंगे, डाला नहीं अभी। नहीं, उस लेवल की बात नहीं, अगर डाले भी होंगे जैसे एक ब्रॉड लेवल पे, जहाँ पे सब चीजें कंसाइज होके मिल जाए। हाँ हाँ, वैसे ही हम करेंगे, जहां पर सब कोटेशन को सब 1 बाय 1 हम दे सके आपको ना, सीरियल से, तो उसमें क्लियर ज्यादा होगी। ये जो दर्शन से बहुत ज्यादा कोटेशन आते हैं, आप जान ही रहे हैं, और बाकी आपका और सारे यूनिट की अपेक्षा दर्शन से सबसे ज्यादा आते हैं। नहीं, दर्शन आते सब जगह से होंगे, लेकिन दर्शन का थोड़ा सा टफ इसलिए पड़ जाता है क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बोली है घुमा फिरा के, तो वो चीजें कंसाइज और जिसकी अपोजिट लगती है उसी की आती है। हाँ जी, चलिए चलिए, ठीक है, सभी को हैव अ गुड डे। सभी को थैंक यू सर। सभी को थैंक यू सर। थैंक यू।